2015 को सुबह 9:27 बजे एक प्लेन मार्सिली एनरूट कंट्रोल सेंटर के कांटेक्ट में आया। यह जर्मन विंग्स का एयरबस A32011 था जो बार्सिलोना से डेसेल्डोर्फ जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन ने 9:30 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का क्लियरेंस पढ़ा, जिससे उसे एनरूट वे पॉइंट पर उड़ने की इजाजत मिल गई। कुछ ही मिनट बाद कुछ गड़बड़ थी। मार्सिली ने देखा कि एयरक्राफ्ट की ऊंचाई लगभग 30,000 फीट थी, जो ओरिजिनल क्रूज ऊंचाई से लगभग 2,000 फीट कम थी और घट रही थी। मार्सिली ने प्लेन से कांटेक्ट किया और पूछा कि प्लेन को किस ऊंचाई पर जाने की इजाजत है, लेकिन अगले 30 सेकंड में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मार्सिली ने फ्लाइट क्रू से 2 बार और कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। 9:34 पर कंट्रोल सेंटर ने एक अलग फ्रीक्वेंसी पर कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। 9:35 से 9:39 तक मार्सिली कंट्रोल सेंटर ने फ्लाइट क्रू से कई बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी कोशिश की और दूसरे एयरक्राफ्ट, लेकिन हर बार जर्मन विंग्स फ्लाइट 955 से कोई जवाब नहीं मिला। 9:15 पर रडार से कांटेक्ट टूट गया। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एक डिस्ट्रेस फेज शुरू किया, जिसमें कहा गया कि एयरक्राफ्ट और उसमें बैठे लोग तुरंत खतरे में हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। सुबह 9:41 बजे फ्लाइट जर्मन विंग्स 955 अल्प्स में एक पहाड़ के किनारे क्रैश हो गई। क्या हुआ? क्रैश एक दूर पहाड़ पर हुआ। क्योंकि सड़क से कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इमरजेंसी क्रू को हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा। प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया था। बहुत बड़ा था, लेकिन प्लेन के टुकड़े छोटे थे। कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट रिकॉर्डर उसी हफ्ते मिले थे, हालांकि वे दोनों बुरी तरह डैमेज थे। जब फ्लाइट इन्वेस्टिगेटर्स ने डेटा को एक साथ जोड़ा तो जानबूझकर की गई कार्रवाई की कहानी बनी। प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन टेररिस्ट ने नहीं। चलिए वापस चलते हैं। जब एयरक्राफ्ट अपनी क्रूज ऊंचाई पर आ गया, कैप्टन 900 बजे बाथरूम जाने के लिए कॉकपिट से को इंटरकॉम पर कॉकपिट को कॉल करना होता है और कीपैड पर पाउंड की दबानी होती है, जिससे कॉकपिट बज जाता है। उस समय पायलट दरवाजे के कंट्रोल को नॉर्मल से अनलॉक पर स्विच कर सकता है और क्रू मेंबर अंदर जा सकता है। क्रू को इमरजेंसी कोड भी दिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वे कॉकपिट में मौजूद लोगों के लिए चिंता होने पर कर सकते हैं। उस मामले में क्रू मेंबर कीपैड पर इमरजेंसी कोड का इस्तेमाल करेगा, जिससे 30 सेकंड का टाइमर चालू हो जाएगा और कॉकपिट का दरवाज़ा 5 सेकंड के लिए खुल जाएगा। हालांकि कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब कॉकपिट में मौजूद लोग क्रू के एक्सेस को ओवरराइड करना चाहते हैं, जैसे हाईजैकिंग के दौरान को लॉक पर स्विच कर सकते हैं, जिससे सभी इमरजेंसी एक्सेस ओवरराइड हो जाते हैं। और इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल को पायलट ने प्लेन के नीचे उतरने के दौरान कॉकपिट के एक्सेस को हमेशा के लिए लॉक करने के लिए किया था। कैप्टन बिना किसी कंट्रोल के कॉकपिट से बाहर लॉक हो गया था। 9:33 बजे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कॉकपिट के दरवाजे पर जोरदार वार की आवाज़ सुनी। कैप्टन ने बार बार अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा मजबूत था। हथियारबंद हाईजैकर्स का सामना करने के लिए कैप्टन के पास बहुत कम चांस थे। आखिरी मिनटों में पैसेंजर्स, क्रू और कैप्टन सभी जानते थे कि प्लेन नीचे जा रहा है। क्रैश में कोई नहीं बचा। 155 पैसेंजर्स, 4 केबिन क्रू और कैप्टन और को पायलट मारे गए। पैसेंजर्स में स्पेन की फील्ड ट्रिप से लौट रही एक पूरी स्कूल क्लास भी थी। कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर 34 साल के थे और 2 बच्चों के पिता थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया, जिसका मकसद बच्चों और युवाओं को भूख और मुश्किल हालात से निपटने में मदद करना था। उनके पास कुल हजारों घंटे की उनके आखिरी पल प्लेन और पैसेंजर को बचाने की कोशिश में बीते। को पायलट 27 साल के थे और छोटी उम्र से ही उन्हें उड़ने का शौक था। उनके बेडरूम में एयरबस, बोइंग और लुफ्थांसा के पोस्टर लगे थे और वह बचपन में ही एक एक्सपर्ट ग्लाइडर पायलट बन गए थे। उन्होंने स्कूल से सीधे लुफ्थांसा की फ्लाइट एकेडमी ज्वाइन कर ली,
लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने छोड़ दिया। वह एक गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसका इलाज एंटी डिप्रेसेंट से किया गया, और उन्होंने कई महीने एक साइकियाट्रिस्ट की देखरेख में बिताए। आखिरकार उन्हें एक मेडिकल रिकमेंडेशन मिली जिसमें बताया गया कि वह ठीक हो रहे हैं। कुछ महीनों बाद उनका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और फिट टू फ्लाई मेडिकल सर्टिफिकेट वापस कर दिया गया। लेकिन अगर उन्हें और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें उड़ने से रोक दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग तब तक जारी रखी जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट भरते समय एरिज़ोना में लुफ्थांसा के एक फ़्लाइट स्कूल में उड़ान भरने के लिए कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ। यह झूठ था और वह पकड़ा गया। एफएए एप्लीकेशन में झूठ बोलने पर जेल हो सकती है या फ्लाइंग करियर खत्म हो सकता है, लेकिन एफएए ने उसे दूसरा मौका दिया। उसने डिप्रेशन माना और उसे एरिज़ोना जाने के लिए मंजूरी मिल गई। 2013 में वह लुफ्थांसा की कम बजट वाली एयरलाइन जर्मन विंग्स में शामिल हो गया और 1 साल बाद उसका डिप्रेशन वापस आ गया। उसे लगा कि वह अंधा हो रहा है, इसलिए वह हफ्ते में कई बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, क्योंकि उसे तारे, हेलो, रोशनी की चमक, धारियां और उड़ने वाले कीड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन डॉक्टर के स्कैन में ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उसके फैमिली डॉक्टर ने उसे हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर के साथ साथ इसका भी पता लगाया और उस डॉक्टर ने उसे साइकियाट्रिक क्लिनिक जाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय जनवरी 2015 में वह उस साइकियाट्रिस्ट के पास वापस गया जिसने पहली बार उसकी मदद की थी। उन्होंने साइकोथेरेपी ली और काम और फ्लाइट जारी रखते हुए भारी एंटी डिप्रेसेंट ली। फरवरी से मार्च तक उन्हें कई डॉक्टरों से मिले। वह ठीक नहीं थे और वह कुछ बदलना चाहते थे। क्रैश से 4 दिन पहले उन्होंने एयरबस A320 कॉकपिट के दरवाजे पर लॉकिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। डेसेल्डोर्फ से बार्सिलोना के लिए अपनी आउटबाउंड फ्लाइट में उन्होंने एक पल के लिए डिसेंट सेटिंग्स को टेस्ट किया जब सोन्नेनहाइमर कॉकपिट के बाहर थे। वापसी की फ्लाइट में उन्होंने इसका इस्तेमाल प्लेन को नीचे लाने के लिए किया। यह कैसे हो सकता था? पायलटों को हेल्थ स्क्रीनिंग और सालाना चेकअप करवाना ज़रूरी है, लेकिन मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। चूंकि पायलट एक ऑनर सिस्टम के तहत काम करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी हेल्थ का खुद मूल्यांकन करेंगे, और यह एक समस्या हो सकती है। को पायलट को उसके डॉक्टर ने काम करने नोट मिले। वह ठीक नहीं थे और वह कुछ बदलना चाहते थे। तो एक डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ सकता है और उसे अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकता है। तो फिर कई बार बीमारी की रिपोर्ट लिखी और उसे उड़ने के लिए अनफिट घोषित किया। उनमें से कम एक ने भी यह क्यों नहीं सोचा कि को पायलट पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्क हो सकता है? क्या वह इतना रिस्क था कि उस पर खुद रिपोर्ट करने का भरोसा नहीं किया जा सकता था? हमें नहीं पता। डॉक्टरों को शायद लगा होगा कि को पायलट खुद के लिए रिस्क था, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। डिप्रेस्ड होने से आप किलर नहीं बन जाते, या शायद डॉक्टर बस डरे हुए थे। डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ना बिना रिस्क के नहीं होता। यह भी हो सकता है कि कल्चरल फैक्टर्स ने इसमें भूमिका निभाई हो। जर्मनी में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन यह समझने की कोशिश करना कि डॉक्टर और मरीज की प्राइवेसी क्यों नहीं तोड़ी गई, एक मुश्किल सवाल है जिसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एथिक्स प्रोफेसर्स पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कई सेफ्टी रेगुलेशन प्रपोज किए। पायलटों के लिए साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग बढ़ाई गई और कई एयरलाइंस ने कॉकपिट में हमेशा 2 लोगों के रहने का नियम अपनाया। हालांकि लुफ्थांसा ने हाल ही में इसे खत्म कर दिया है। 2015 में जर्मन विंग्स का नाम बदलकर यूरो विंग्स पर दिया गया। यह फैसला क्रैश से पहले लिया गया था। आखिर में लुफ्थांसा ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह काफ़ी था? परिवारों को ऐसा नुकसान हुआ है जिसे कोई पैसा नहीं भर सकता।